Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain poem number 10th, B part of the poem number 10th, class 9th, CBSE and UP board. Name of the book is Beehive and the name of the poem is Fear No More, composed by William Shakespeare. Students, this poem is an extract of William Shakespeare's play Cymbeline. Full name of the drama is Cymbeline, the King of Britain. विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आजकल आप फिल्म देखते हैं और किसी भी फिल्म में आपको देखेंगे तो आपको 4-5 गाने म्यूजिकल सॉन्ग होते हैं, तो ठीक इसी तरह से जो विलियम शेक्सपियर थे, जिनको द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट माना जाता है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे पोएट भी थे। लेकिन वो ड्रामाटिस्ट होने के कारण, चूँकि उन्होंने नंबर ऑफ प्लेज लिखे हैं और वो जो नंबर ऑफ प्लेज उन्होंने लिखे हैं उनको केवल लिखा नहीं है बल्कि स्टेज पर परफॉर्म भी किया है, तो उनके उस एस्पेक्ट के रूप में उस एस्पेक्ट के सामने उनका पोएट होना जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट नहीं कर पाया है, या हम ये कहें कि रिसेसिव रह गया है। डोमिनेट किसने किया कि वो ड्रामाटिस्ट थे, वो बहुत अच्छे पोएट थे, वो कहीं ना कहीं वो हाइड हो गया है, वो हिडन हो गया है उनके उस टैलेंट के पीछे। लेकिन कोई भी उनका ड्रामा, कोई भी उनका प्ले ऐसा नहीं था जिसमें वो 4-5 पोएम को, जैसे आजकल आप सॉन्ग रखते हैं फिल्मों में, इस तरह से ना रखते हो। और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते थे, बहुत मेलोडियस भी होते थे और कहीं कहीं सॉन्ग के रूप में भी होते थे। और जो प्ले होता था उसकी स्टोरी को कहीं ना कहीं वो गति प्रदान करने वाले होते थे, यानी उनके उस सॉन्ग से, उनके उन पोएम से ही जो उनका प्ले होता था वो उनकी कहानी में एकदम बिल्कुल एडजस्ट होता था। और इसी क्रम में उन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, जो कि द मोस्ट ऑफ द सोनेट कंपोजर उनको माना जाता है, क्योंकि उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं और वो सारे सोनेट जो हैं उनके प्ले में सॉन्ग के रूप में रखे गए हैं। और उसके बाद यदि सेकंड सोनेट कंपोजर या सेकंड सोनेट राइटर हम देखें तो जॉन मिल्टन है, जिनके 64 ही हैं। तो कहाँ 154, कहाँ 64? तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने 154 जो लिखे हैं, इतने सारे सोनेट जो लिखे हैं, वो क्यों लिखे? क्योंकि जो उनके प्ले होते थे उनके बीच बीच में उनको सॉन्ग के रूप में रखते थे। तो जो प्रेजेंट पोएम आपकी फियर नो मोर, ये उनका जो एक फेमस प्ले है सिम्बलिन, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें एक सॉन्ग के रूप में इसको रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आपके इस पोएम को। नाम है पोएम का फियर नो मोर। फियर का मतलब होता है भय या डर। नो मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई भय नहीं। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की पोएम है फियर नो मोर। देखते हैं इसको स्टैंजा वाइज, हिंदी और अंग्रेजी में लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या। जहाँ तक हम शेक्सपियर की बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर, मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट उनको माना जाता है। अप्रैल 1564 में स्टैटफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में उनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को यूके में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फियर नो मोर। जो फर्स्ट स्टैंजा है फियर नो मोर, द हीट ओ द सन, नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेस, दो thy world task hast done, home art gone, and taken thy wages, golden lads and girls almost as chimney sweepers come to dust। अब ये फर्स्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स। अब इस फर्स्ट स्टैंजा को यदि हम देखते हैं तो इस फर्स्ट स्टैंजा में ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पोएम के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर कौन थे, वो सिम्बेलिन थे, वो जो कि किंग थे। और जो स्टोरी है, उनकी एक बेटी होती है इमोजन, उसका एक प्रेमी होता है जिसको फॉस्टमस कहते हैं।
उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो जो भी कुछ होता है वो सब कहानी यहाँ चलती है। यहाँ इस सॉन्ग को कह सकते हैं हम, इस प्ले के सॉन्ग को जो ग्युडेरियस है उसने सिंग किया है इस नाटक में, इस प्ले में। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया डेथ के बारे में, कि जब तक आदमी जीवित होता है तब तक उसको कई तरह के भय होते हैं, कई तरह के डर होते हैं, अनेकों तरह के डर भय से वो घिरा हुआ होता है। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है फिर उसे किसी भी तरह का भय नहीं रह जाता, किसी भी तरह का उसको फियर नहीं रह जाता। तो यहाँ की जो गेडेरियस है वो क्या डायरेक्ट करता है? वो जो डेड बॉडी जो उसके फीट में पड़ी होती है उनको एड्रेस करके कहता है। और क्या कहता है? जो गेडेरियस है, यानी इस जो नरेटर कह सकते हैं हम इस पोएम का, वो क्या कहता है? वो कहता है फियर नो मोर हीट ओसन, फियर नो मोर, कि अब किसी तरह का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राणी की डेथ हो चुकी है, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब जब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसे किसी भी तरह का कोई डर या भय नहीं है। द हीट ओसन, अब देखिए डर किस किस चीज़ का नहीं है? द हीट ओसन, ना तो उसको किसी भी तरह की गर्मी और धूप का भय है, नोर और ना ही फ्यूरियस विंटर्स रेज। विंटर्स मीन्स होता है सर्दियों का, रेज माने क्रोध। लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे कि ना ही कपकपाती सर्दी का उसे किसी तरह का भय है। तो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है ना तो उसे फिर किसी तरह की गर्मी और धूप का भय होता है, और ना ही उसको कपकपाती हुई सर्दी का भय होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी डेड हो चुकी है। और ये सब जो हमारी फीलिंग्स हैं वो तब तक ही होती है जब तक हमारा शरीर अलाइव होता है। डेथ हो जाने के बाद कहते हैं कि हमारा जो भी शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है और वापस 5 तत्वों में ही मिल जाता है। तो मृत्यु होने के बाद, यानी शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद, शरीर जो होता है वो निर्जीव हो जाता है। फिर ना तो वो सन के प्रति को रेस्पॉन्ड करता है और ना ही फिर वो विंटर्स के प्रति किसी प्रकार का रेस्पॉन्स करता है। थर्ड लाइन में क्या कहता है? डू थाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, होम आर्ट गोन एंड टेकन दाई वेजिस। अब कहता है दाउ थाई वर्ल्डली टास्क। देखिए क्या होता है, हमारा जो जन्म हुआ इस संसार में कुछ कार्य हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, उनको हम कहते हैं सांसारिक कार्य, हास्ट डन। तो यहाँ पोएट क्या कहता है, यहाँ विलियम शेक्सपियर कहता है कि आपका जो सांसारिक कार्य था, क्योंकि एक कहते हैं कि जन्म लेना वो भी निश्चित होता है उसका समय भी, और मृत्यु का समय भी निश्चित होता है। अब जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक हमें जो कार्य करने होते हैं वो पूरे कर चुके होते हैं। तो इसलिए इसने कहा है कि दाऊ दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, कि तुम्हारा जो सांसारिक कार्य था, जो तुम्हें सांसारिक कार्य सौंपा गया था, वो जन्म लेने के बाद शुरू हुआ था और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, तो तुम्हारा सांसारिक कार्य जो है वो भी समाप्त हो चुका है। फिर कहता होम आर्ट गोन, होम आर्ट गोन एंड टेकन दाई वेजेस। अब तुमने अपनी मजदूरी लेनी है। देखिए अब यहाँ कंपेयर कर रहा है, जिस तरह से एक मजदूर होता है वो सुबह अपने घर से जाता है, काम करता है, मजदूरी करता है, लेकिन शाम तक मजदूरी करने के बाद वो शाम को अपनी मजदूरी लेकर के वापस अपने घर लौट आता है। तो ठीक इसी तरह से मनुष्य को कहा है कि मनुष्य का जो संसार में जो घर है ये परमानेंट घर नहीं है, बल्कि परमानेंट घर जो है वो मृत्यु के बाद जहाँ पहुँचता है और जन्म लेने से पहले जहाँ से आता है उसको उसका परमानेंट घर माना। तो इसलिए क्या कहा, होम अर्थ गोन एंड टेकन बाई वेजेस, कि अपनी मजदूरी लेकर के। अब यहाँ मजदूरी से मतलब क्या है? मजदूरी से तात्पर्य है जब हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ पाप किए, कुछ पुण्य किए, कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, कुछ हमें सफलताएं मिली है, कुछ असफलताएं मिली हैं। तो हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, हमारे पाप और हमारे पुण्य, हमारी अच्छाई और हमारी बुराई, हमारी प्रसिद्धि और हमारा यश, वो सब हमारी वेजेस है और वो हमें मृत्यु के बाद मिलती हैं। तो वो अपनी वेजेज लेकर के, यानी जो हमने पाप पुण्य जो कुछ करना था वो करके हम वापस उस घर को चले जा रहे हैं जो कि हमारा परमानेंट घर है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट। अब कहता है कि मृत्यु सभी के लिए निश्चित है। गोल्डन लेड्स चाहे वो गोल्डन लेड्स हो, एंड गर्ल्स चाहे वो गोल्डन गर्ल्स हो, ऑलमोस्ट यानी सभी को मृत्यु आनी निश्चित है। मृत्यु ऐसा नहीं है कि गोल्डन लेड्स का मतलब कोई सुंदर लड़का है, कोई सुंदर लड़की है, उसको मृत्यु नहीं आनी, नहीं, मृत्यु सबकी निश्चित है।
चाहे वो कोई सुंदर लड़का है, चाहे वो बहुत सुंदर लड़की है, उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से एज चिमनी स्वीपर्स, जैसे कि चिमनी को साफ करने वाले स्वीपर्स हैं, जिस तरह से उनकी मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से जो गोल्डन लैड एंड गर्ल हैं उनकी भी मृत्यु निश्चित है। कम टू डस्ट, सबको जा करके वापस उसी धूल मिट्टी में मिल जाना है जिससे मिल करके उनका शरीर बना है। यानी कहते हैं ना, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना, तो वापस 5 तत्वों में मिल जाना है। तो उन 5 तत्वों को क्या कहा गया? डस्ट कहा है कि गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट, सभी को मृत्यु निश्चित है एज चिमनी स्वीपर्स, चाहे वो कोई बहुत सुंदर लड़का हो, बहुत सुंदर लड़की हो, और चाहे वो कोई चिमनी साफ करने वाला स्वीपर हो, सभी की मृत्यु निश्चित है। यानी मृत्यु के सामने यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि कुछ भी वो किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, उसके लिए सब इक्वल है, सब समान है। और यहाँ वो पोएट ऐसा कहना चाह रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पोएट की जो अप्रोच है यहाँ, वो क्या है? वो जो डेड है उसको कहना चाह रहा है कि दैट दे शुड बी हैप्पी टू बी रिड ऑफ द मैनी फियर्स लाइफ परसिस्ट, क्योंकि लाइफ में जो होती है, लाइफ के होते होते फियर्स होते हैं। आफ्टर लाइफ देयर इज नो फियर। दे नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट द हीट ऑफ द सन और फ्यूरियस विंटर्स डेज। देर आर नो मोर टास्क टू कंप्लीट और जॉब टू डू। यह कहा ना उसने कि दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन। तो क्या कह रहा है? देर आर नो मोर टास्क टू कंप्लीट और जॉब टू डू, यानी जो कुछ करना था आपने कर लिया, अब कुछ नहीं बचा आपके करने के लिए। और फिर कहता है होम आर्ट गोन एंड टेकन दाई वेजेज, कि तुमने जो कुछ यहाँ करना था वो कर लिया, अब अपने परमानेंट घर को आप वापस लौट रहे हैं, इसलिए जो आपने करना था वो कर लिया। अब जो है आप अपने परमानेंट घर वापस जा रहे हैं। जो कुछ आपका अच्छा बुरा और जो पुण्य पाप था वो आप यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। और फिर इसने ये भी कहा है कि एवरीवन डाइज, गोल्डन रिच ब्यूटीफुल लैड्स गर्ल्स चिमनी स्वीपर ऑल कम्स टू डस्ट, सबको एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी है। तो क्या चाह रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि डेथ इज परमानेंट, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु सभी के लिए निश्चित है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा। जहाँ तक हम इसकी बात करें इसकी राइमिंग स्कीम की, तो आप ये देखें, फर्स्ट लाइन में सन और थर्ड लाइन में डन, सेकंड लाइन में रेज और फोर्थ लाइन में वेजेस, और जो आपके लास्ट 2 लाइन्स हैं यानी फिफ्थ और सिक्स्थ वो हैं मस्ट और डस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फर्स्ट लाइन हमारी थर्ड लाइन से, सेकंड लाइन हमारी फोर्थ लाइन से और फिफ्थ लाइन हमारी सिक्स्थ लाइन से मैच करती है, तो हमारी जो स्कीम होती है वो AB CB और DD होती है। तो यदि हम इसकी देखें राइमिंग स्कीम, तो क्या है? ABCBDD। और यदि हम राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं कि राइमिंग वर्ड्स में क्या है? सन राइम्स विद डन, रेजेज राइम्स विद वेजेज एंड मस्ट राइम विद डस्ट। तो मस्ट राइम विद डस्ट। तो इस तरह से हम देखें इसमें। यदि हम इसमें पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं, तो पोइटिक डिवाइस में हम देखते हैं तो यहाँ क्या कहता है? फियर नो मोर द हीट ओ द सन। अब यहाँ एड्रेस किया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है? डेथ को एड्रेस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या किसी डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है, अपोस्ट्रोफी पोइटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ अपोस्ट्रोफी पोइटिक डिवाइस है। यदि हम इस लाइन को देखें, इस लाइन में देखें, डू दाई टास्क, तो यहाँ तीनों जगह कौन रिपीट हो रहा है? टी। तो टी रिपीट होने का मतलब क्या हुआ? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइसेस की थर्ड लाइन में यूज की गई है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में कहते हैं, फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है पोएट। क्या कहता है? पोएट कहता है फियर नो मोर द फ्राउन ओ ग्रेट, डू आर्ट पास्ट द टायरेंट स्ट्रोक, केयर नो मोर to clothe and eat, to thee the reed is as the oak, the sceptre, learning, physic must all follow this and come to dust। अब देखिए यहाँ क्या कहा? फियर नो मोर, उसी चीज़ को, यानी अब किसी तरह का कोई भय नहीं रहा। किसका? फ्रॉन और द ग्रेट,
फ्राउन मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा। ग्रेट मीन्स होता है जो पावरफुल लोग होते हैं, कि मृत्यु हो चुकी है। अब यदि कोई पावरफुल व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, यदि ऑथोरिटीज, यदि आप ये कह सकते हैं कि यदि ऑथोरिटीज का मतलब आप कह सकते हैं कि यदि राजा आप पे क्रोध भी करता है तो अब उसका भी भय नहीं रहा है। फिर कहता है 2.8 पास्ट द टायरेंट स्ट्रोक। अब चूंकि मृत्यु हो चुकी है इसलिए टायरेंट स्ट्रोक का भी किसी तरह का भय नहीं है। यानी यदि आपको कोई मारना पीटना भी चाहता है तो उसी तरह उसका भी कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी तो डेथ हो चुकी है। तो डेथ होने के बाद ये सब भय नहीं रहते, ना तो फ्राउन ओ द ग्रेट रहता, ना टायरेंट्स स्ट्रोक का कोई भय रहता। और फिर कहता है केयर नो मोर टू क्लॉथ एंड ईट। अब देखिए जीवन में क्या होता है जब तक आदमी जीवित रहता है, फर्स्ट 4-5 ईयर्स यदि हम छोड़ दें तो उसके बाद उसको जो बेसिक नीड्स होती है उनकी फिक्र होना शुरू हो जाती है। और वो बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। उनको लेकर के वो बहुत केयरफुल होता है कि कहाँ से मैं रोटी का जुगाड़ करूँगा, कहाँ से मैं कपड़े का जुगाड़ करूँगा, कहाँ से मैं अपने रहने के लिए जो चीज़ें हैं उनका जुगाड़ करूँगा। तो अब यहाँ चूँकि आपकी डेथ हो चुकी है इसलिए अब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ना तो आपको क्लॉथ की आवश्यकता है, ना ही आपको खाने की किसी चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए आपको अब उसकी केयर नहीं है। देखिए पहले में क्या कहा कि आपको फियर नहीं है किस चीज़ का, कि आपको जो अथॉरिटी है वो आप पे क्रोधित होगी, उसका डर नहीं है। फिर दूसरे में क्या कहा, दूसरी लाइन में ये कहा गया इसकी कि आपको उस चीज़ का भी डर नहीं है कि जो टायरेंट है वो स्ट्रोक करेगा, उस चीज़ का भी भय नहीं रहा। और थर्ड लाइन में कहा केयर नो मोर टू क्लॉथ एंड हीट। यानी अब आपको कपड़े की कोई चिंता नहीं है और आपको खाने की भी कोई चिंता नहीं है। फिर कहता टू दी द रीड इज एज द ओक। टू दी द रीड, अब फिर से यहाँ कंपेरिजन कर रहा है। देखिए किस में कंपेरिजन कर रहा है? रीड और ओक। जो रीड होती है वो घास होती है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई प्लांट होता है जो बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है। और ओक जो होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री होता है। तो ओक का हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, और जो रीड का हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए करते हैं और टेंडरनेस के लिए करते हैं। तो अब यहाँ इसने क्या कहा है कि चाहे ओक जैसा कोई स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग चीज़ हो, चाहे रीड जैसी कोई कोमल चीज़ हो, डेथ सबको आनी है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि चाहे कोई ओक की तरह से तूफान के सामने ओक का वृक्ष अड़ जाता है, उसका मुकाबला करता है। और जो घास होती है जब हवा बहती है तो वो झुक जाती है, हवा उसके ऊपर को उतर जाती है। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि चाहे कोई विनम्र है उसके लिए भी और चाहे कोई स्ट्रांग है उसके लिए भी डेथ सबके लिए निश्चित है। फिर कहता है द सेप्चर। सेप्चर मीन्स होता है राजा, राजा को भी। लर्निंग, चाहे कोई कितना ही विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। फिजिक, कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। मस्ट ऑल फॉलो दिस, सबको ये फॉलो करना है। कम टू डस्ट, और एक ना एक दिन वापस उसी मिट्टी में मिल जाना है, वापस उन्हीं तत्वों में मिल जाना है जिन तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो मृत्यु सभी की निश्चित है और सभी को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। और मृत्यु को प्राप्त होकर के वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? उसी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे जिस मिट्टी से वो बने हैं। तो यहाँ इस स्टैंजा में जो पोएट है वो फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा है कि मृत्यु होने के बाद किसी तरह का भय नहीं होता। ना तो जो अथॉरिटी है उनके क्रोध का भय होता है, ना ही जो टायरेंट होते हैं उनके स्ट्रोक का भय होता है, ना ही आपको कपड़े की और खाने की चिंता रह जाती है। मृत्यु सबकी निश्चित है, चाहे कोई विनम्र है, चाहे कोई स्ट्रोंग है, चाहे राजा है, चाहे विद्वान है, चाहे डॉक्टर है, सबको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेंजा है उसमें भी वही कहा गया है कि दे नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट जजमेंट, कि जजमेंट क्या आएगा उसके बारे में कोई वरी करने की। फ्रॉम द लिविंग और पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट का भी कोई डर नहीं होता। फ्रॉम दोज इन पावर, कि पावरफुल व्यक्ति आपको पनिशमेंट करेगा, आपको किसी भी तरह का ऐसा डर नहीं होता। नो वन नीड्स टू वरी अबाउट मनी टू बाई क्लॉथ्स और फूड, आपको कपड़ा और रोटी खरीदने के लिए, फूड खरीदने के लिए आपको मनी की कोई चिंता नहीं हो। वन थिंग इज लाइक द नेक्स्ट, नो वन इज रिच एंड नो वन इज पुअर। अब देखिए मृत्यु के बाद कोई तो ना तो कोई रिच होता है और ना ही कोई पुअर होता है, सब मृत्यु के लिए एक समान है। यानी जो रिच पर्सन है उसके लिए मृत्यु है, जो पुअर है उसके लिए मृत्यु है। तो मृत्यु किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, ऐसा इस स्टेंजा में कहा गया है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपकी राइमिंग स्कीम की बात है, फिर वही जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन, ग्रेट 8, स्ट्रोक ओक जो थर्ड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ, और जो लास्ट की फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन है वो फिर से जो है आपकी राइम कर रही है। तो जब फर्स्ट लाइन
थर्ड लाइन के साथ, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन के साथ, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन के साथ राइम करती है। तो जो राइम स्कीम होती है ए बी, सी बी और डी डी। और यदि ये पूछता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, तो हम कह देंगे कि ग्रेट राइम विद एट, स्ट्रोक राइम विद ओक और मस्ट राइम विद ओक। जहाँ तक पोएटिक डिवाइस की बात हम करें तो आप इसकी भी सेकंड लाइन को देखें, सॉरी इसकी आप फोर्थ लाइन को देखें। तो फोर्थ लाइन में टू, डी, द, तो फिर से क्या है और फिर यहाँ द। तो टी यहाँ फिर से कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार जो है टी यहाँ रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी एलिटेशन पोएटिक डिवाइस का इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। फिर से उसी बात को, फियर नो मोर। अब देखिए ये बार बार फियर नो मोर जो तीनों स्टैंजा हैं उसमें फियर नो मोर से शुरुआत हुई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। फियर नो मोर द लाइटिंग फ्लैश। अब क्या कह रहा है इसमें कि आपको लाइटिंग फ्लैश की भी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है ना, आसमान में बिजली चमकती है और जब आसमान में बिजली चमकती है तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये कब तक होता है, तब तक ही होता है जब तक हम लिविंग बीइंग है। जब हम डेड हो चुके हैं फिर हमें लाइटनिंग फ्लैश की भी किसी तरह का कोई डर नहीं रह जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में यही कहा है कि अब आपको लाइटनिंग का भी किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहा। यहाँ नरेटर ये कहना चाह रहा है। फिर क्या कहता है नेक्स्ट लाइन में, नॉट द ऑल ड्रेड थंडर स्टोन। अब देखिए कई बार क्या होता है, जब बादल जोर से गरजता है तो बादल के गरजने से, बादल की गड़गड़ाहट होने से जो थंडर क्लैप होती है उससे भी क्या होता है, आदमी डर जाता है। तो यहाँ ये कहना कि आपकी तो डेथ हो चुकी है और डेथ होने के बाद आपको थंडर स्टोन का भी किसी तरह का डर नहीं रह जाता। फिर कहता है फियर नॉर स्लेंडर सेंचुअर रेस। अब देखिए स्लेंडर का मतलब होता है और सेंचुअर का मतलब होता है आपकी आलोचना से, आपके बारे में कोई रूमर्स फैलाता है। तो हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक हमें ये रहता है कि कहीं कहीं हमारा क्रिटिसाइज ना हो जाए, किसी हमारे कोई हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारी आलोचना की जाए, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी बदनामी हो जाए। तो अब चूंकि आपकी डेथ हो चुकी है इसलिए यहाँ कह रहा है पोएट फियर नॉट स्लेंडर सेंचुअस, कि अब आपको ना तो किसी प्रकार की आलोचना और ना ही किसी प्रकार की बदनामी का डर रह जाता क्योंकि आपकी डेथ हो चुकी है। फिर कहता है फोर्थ लाइन में दो हैज़ फिनिश्ड जॉय एंड मोन। अब चूंकि आपकी मृत्यु हो चुकी है तो अब आपको ना तो किसी प्रकार का जॉय रहा है ना ही किसी प्रकार का मौन। यानी मृत्यु होने के बाद व्यक्ति हर तरह के दुख और सुख से परे चला जाता है, वो किसी भी तरह का दुख और सुख अब महसूस नहीं कर पाता है। तो इसलिए फोर्थ लाइन में कह रहा है कि जब मृत्यु आप हो चुकी है तो आप जॉय और मौन में से आप किसी भी चीज़ को फील नहीं कर पाते। तो आपका जॉय और मौन वो दोनों ही जो है आपका फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आपको किसी तरह का ना दुख है, ना कष्ट है, ना पीड़ा है, ना खुशी है, ना आनंद है। फिर कहता है, फिर वो लास्ट में हुई कि मृत्यु सबकी निश्चित है। तो कहता है ऑल लवर्स यंग, ऑल लवर्स, कि सभी कितने प्यार करने वाले हों, चाहे वो नौजवान हों और चाहे वो एजड हों, सभी को लिए निश्चित है कॉन्जाइन टू थी एंड कम टू डस्ट। सभी की मृत्यु एक दिन होना निश्चित है और सभी का अंत मृत्यु है। इसलिए मृत्यु किसी के बारे में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। मृत्यु के लिए सब समान हैं, चाहे वो राजा हो उसकी भी मृत्यु होनी है, चाहे वो रंक हो उसकी भी मृत्यु होनी है, चाहे कोई रिच है उसकी भी मृत्यु होनी है, चाहे कोई पुअर है उसकी मृत्यु होनी, कोई हाई है उसकी मृत्यु होनी है, कोई लो है उसकी मृत्यु होनी है। यानी मृत्यु सभी की समान है और मृत्यु के लिए किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई हम वो रिच है, वो पुअर है, वो हाई है, वो लो है, इस तरह की। लेकिन डेथ के लिए सब इक्वल हैं, डेथ सभी को आनी है, चाहे कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो, सभी के लिए निश्चित है। तो यहाँ ये कहा है कि किसी तरह की फिजिकल इमोशन जो होती है उसका कोई डर नहीं रह जाता है, सिलेंडर की और का कोई डर नहीं है, कोई जॉय और कोई सोरो आपके जीवन में नहीं रह जाता। और चाहे कोई भी हो, लवर्स यंग हो, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो
यंग की भी आती है, क्योंकि मैंने बताया सबका मृत्यु का समय निश्चित है। स्टूडेंट्स, जो पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए इसीलिए कहते हैं ना कि एक आपने एक सॉन्ग में सुना होगा, एक सॉन्ग में कहता है कि मौत महबूबा है मेरी। तो जीवन जो है वो एक तरह का छल है, और मृत्यु जो है वो हमेशा जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए जो विद्वान व्यक्ति है वो मृत्यु को लेकर के भयभीत नहीं होते, उनको पता है एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी निश्चित है ही है। स्टूडेंट्स, फिर से हम देखते हैं जो राइमिंग स्कीम है। तो यहाँ हम फर्स्ट में देखें फ्लैश, और थर्ड लाइन में देखें रैश। तो फ्लैश राइम्स विद रैश। सेकेंड लाइन में देखें हम स्टोन, और फोर्थ में देखें मॉन। तो स्टोन राइम्स विद मॉन। और फिफ्थ लाइन मस्ट, और सिक्स्थ लाइन डस्ट। तो मस्ट डस्ट। तो फिर से वही फर्स्ट थर्ड के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ, और फिफ्थ सिक्स्थ के साथ। तो आपकी क्या इसमें स्कीम होगी? ए बी, सी बी और डी डी। तो राइमिंग स्कीम जो तीन आपके तीन स्टैंजा थे, तीनों स्टैंजा की सेम है, ए बी सी बी डी डी। और यदि हम राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो फ्लैश राइम्स विद रैश, फ्लैश रैश, स्टोन मॉन, मस्ट डस्ट। स्टूडेंट्स, यदि हम पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं तो पोइटिक डिवाइस यहाँ भी किसको एड्रेस किया जा रहा है? एड्रेस किया जा रहा है किसको? डेथ को। तो डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, तो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है। यदि हम देखते हैं इसमें बाकी, फियर नो मोर द लाइटिंग टेस नॉर द ओल ड्रीड थंडरस्टोन, फियर नॉट स्लेंडर सेंचुर रेस, दो हैज फिनिश जॉय एंड मोन, ऑल लवर्स यंग, ऑल लवर्स मस्ट कोजाइन टू दी एंड कम टू डस्ट। बाकी इसमें कहीं भी एलिट्रेशन नहीं है। और आपका जो है यहाँ हम कह सकते हैं कि फियर नो मोर यहाँ पे भी आया है, तो रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ चूँकि एड्रेस किया गया है डेथ को, तो हम कह सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम नंबर 10th का सेकंड पार्ट। चूँकि इसके फर्स्ट पार्ट था, यहाँ इस चैप्टर में 2 पोएम दी हुई है, यानी 10th पोएम को 2 पार्ट में दिया गया। जो पहली पोएम थी वो भी डेथ के ऊपर ही बेस्ड थी, और ये सेकंड पोएम भी आपकी डेथ के ऊपर बेस्ड थी। वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और ये विलियम शेक्सपियर की है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम कंप्लीट हो जाती है। आपको मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ आया होगा, और यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसकी हेल्प से अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।